the kinetic energy to the total energy an electron in the Bohr orbit of hydrogen atom is। ठीक है ना, मतलब रेशियो यहाँ पे सिंपल है कि रेशियो फाइंड करने बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, काइनेटिक और टोटल एनर्जी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल से हमको याद है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है k इक्वल टू किसको क्या बोलता है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और E इज इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी है। क्लियर है। तो यहाँ से जो है हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। सो डी जो है इसका डेली जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप जो है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे जो है रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। देखिए एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एनर्जी पोटेंशियल इक्वल टू माइनस Z(E²) अपॉन, क्लियर है, 4πε0 इंटू आर होता है। काइनेटिक अगर हम ई काइनेटिक देखें तो ई काइनेटिक निकलता है Z(E²) अपॉन 8πε0 इंटू आर होता है। ठीक है, और ई टोटल देखें तो हमारे पास आ जाता है ई टोटल का वैल्यू ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल होता है। ठीक है, ई काइनेटिक प्लस क्या होता है, ई पोटेंशियल होता है, विच इज इक्वल टू आ जाता है माइनस Z(E²) अपॉन 8πε0 इंटू आर आता है। क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट इन तीनों केस से रिजल्ट याद रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को मैं P से डिनोट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को K से एंड टोटल एनर्जी को E से डिनोट करता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी को E से ही डिनोट करता हूँ मैं। ठीक है, ई टोटल को E से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि एनर्जी टोटल जो है, एनर्जी काइनेटिक में क्या रिलेशन, एनर्जी काइनेटिक और एनर्जी टोटल में ये जो है ना सिर्फ यहाँ पे निगेटिव का फर्क है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क, मतलब क्या यहाँ पे रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे अगर मैं -1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस तो सेम हो जाएगा, तो -½ हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फार्मूला, इंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जब t बराबर 0 था उसका वेवलेंथ था डेल्टा नोट लेमडा नोट। अब हमें आफ्टर टाइम t डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है आफ्टर टाइम t। तो हम लोग सबसे पहले लेमडा नोट क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वेशन से h/m, और इनिशियली वेलोसिटी क्या v0, तो ये हो गया इक्वेशन 1। हमारा क्या है, तो सबसे पहले है क्या, f क्या हो जाएगा, QE होता है, तो Q इलेक्ट्रॉन का क्या होता है माइनस, तो Q इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज कितना होता है -E, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना -E आई कैप, तो यहाँ से क्या हो गया E आई कैप, तो मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से E0/m आई डायरेक्शन में। तो हमारा यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v0 प्लस E0/m इंटू t, ये हो गया। तो हमारा जो फाइनल जो होगा मोमेंटम क्या होगा, P फाइनल, तो क्या हो जाएगा mv, और हमारा लेमडा जो फाइनल है तो वो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर h/p, तो h/ क्या हो जाएगा h/ आज यहाँ से p क्या है m, यहाँ से क्या है v के v0 प्लस E0 m t, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v0 निकाल लेंगे, तो यहाँ से h m v0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस E0 t/m v0, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा फाइनली क्या आ जाएगा
तो हम इसका वैल्यू जानते हैं, क्या है इसका वैल्यू, लेमडा नोट। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर लेमडा नोट बाई 1 प्लस ई नोट टी बाई एम वी नोट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखना है हमें। तो क्या है, लेमडा नोट बाई 1 प्लस ई नोट एम वी नोट बाई टी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 600 नंबर था और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद कितना नंबर कितना न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, 450 न्यूक्लियाई क्या हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो जा रही है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में इतनी न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो हमारे पास एन नॉट की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 600 दिया है। एन डैश की वैल्यू कितना दिया है, 450 दिया है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, जो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी, एन नॉट माइनस एन डैश। तो ये हमारी एन की जो वैल्यू होगी 600 माइनस 450, तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है क्या, एन इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 के पावर टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो अब 450 अगर डिसइंटीग्रेट हो जा रही है तो 150 रिमेनिंग है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं टी की वैल्यू। कैपिटल टी उसने दे रखा है, कितना है, 10 मिनट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है, 150 और अपॉन में एन नॉट को लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू 1/2 के पावर टी बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/4 आएगा, 1/2 के पावर टी बाई 10। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 के पावर टी बाई 10। अब दोनों को पावर क्या हो गया, बेस इक्वल हो गए, तो पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 इक्वल्स टू टी बाई 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो ये कितना आएगा, 20 मिनट। तो 450 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है ये क्या है, राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नोट, हमारा ये जो है म्यू नोट है हमारा क्या है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, हमारा क्या करा है कि हमारा 2 म्यू नोट का फ्रीक्वेंसी है इसका, और मेटल लाइट को क्या किया गया, मेटल प्लेट पे हमारा इंसिडेंट किया गया। ठीक, तो मैक्सिमम हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1, हमारा मैक्सिमम जो है वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा है वो हमारा v1 है। ठीक, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 v नोट, हमारा क्या करा, म्यू नोट मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, 5 गुना कर दिया, 2 मिनट से हमारा 5 मिनट कर दिया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अब जो गेन हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का कितना गेन हो रहा है, v2 हो रहा है। ठीक, तो रेशियो ऑफ v1 इज टू v2 हमको निकालना है कि कितना होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले केस वन में हमारा क्या होगा, केस वन में हमारा हो जाएगा कि हमारा जितना, जब हमारा 2 म्यू नोट के फ्रीक्वेंसी से हमारा उसको क्या कर रहा था, मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कर रहा था लाइट को, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है v1 हमारा गेन हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हो गया क्या, h न्यू होता है एनर्जी, तो एनर्जी हमारा क्या हो गया, h इंटू न्यू हमारा कितना है, हमारा फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नोट है। ठीक, तो 2 म्यू नोट ये हमारा एनर्जी हो गया। ये टोटल एनर्जी क्या होता है हमारा, वर्क फंक्शन h म्यू नोट प्लस हाफ कितना हो गया, m v1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना गेन किया। ठीक, उसी तरह से अब केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हम मान लिए 1 मान लिए। ठीक, केस 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, केस 2 में दिया हुआ है कि हमारा h इंटू अब कितना इंसिडेंट कर रहा, 5 म्यू नोट से इंसिडेंट कर रहा। ठीक, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, h न्यू नोट प्लस हाफ m v2 स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, म्यू नोट हमारा क्या था, ये हम यहाँ पे दिया हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, h न्यू नोट हो गया, तो यहाँ भी h न्यू नोट हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा 2h न्यू नोट इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, हाफ एम v1 स्क्वायर, ये हमारा v1 था, तो v1 स्क्वायर इजकल टू हमारा h न्यू नोट हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ गया m v1 स्क्वायर इजकल टू 2h न्यू नोट। ठीक, उसी तरह से हम इक्वेशन 2 से लेकर चलेंगे, इक्वेशन 2 से हमारा क्या निकल के आएगा, 5h न्यू नोट इजकल टू h न्यू नोट प्लस हाफ m
v2 स्क्वायर। तो यहाँ से m v2 स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 - 1 4 × 2 यानी 8 h न्यू नोट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया h न्यू नोट। तो यहाँ से आ गया m v1 स्क्वायर अपॉन m v2 स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लिए, तो ये कितना आ गया 2h न्यू नोट अपॉन कितना आ गया 8h न्यू नोट। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये आ गया हमको 1/4। तो v1 अपॉन v2 पूछ रहा था, तो वो कितना आ गया √1/4 यानी 1/2। ओके, तो हमको रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1:v2, तो v1 अपॉन v2 क्या आ गया हमको 1:2 आ गया, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे करंट होता है, यहाँ वोल्टेज होता है। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे उसकी हाई करंट होती है और फॉरवर्ड बायस में इस टाइप का होता है। तो ये हमारे पास आईवी करेक्टरिस्टिक होता है। बोल रहा है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसको इफेक्ट करेगा, फॉरवर्ड वाले करेक्टरिस्टिक को। ये फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक है, ये रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बोल रहा है वो किसको अफेक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक को या रिवर्स बायस को। तो बेसिकली जब टेम्परेचर चेंज होता है पीएन जंक्शन डायोड में तो वो फॉरवर्ड बायस के करेक्टरिस्टिक को भी अफेक्ट करता है और रिवर्स बायस के करेक्टरिस्टिक को भी अफेक्ट करता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो हमारा जो रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ आ रहा था वो कहीं कुछ कम हो जाएगा टेम्परेचर चेंज होने से, और फॉरवर्ड बायस करंट क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा स्लाइटली आगे की तरफ। तो ये हमारे पास जो आया हुआ है ये टेम्परेचर की वजह से फॉरवर्ड और रिवर्स में चेंज आ रखा है, जो हमने रेड लाइन से शो कर रखा है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से पूरा ओवरऑल आईवी करेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड का अफेक्टेड हो जाता है। A velocity v is equal to v I cap, the instantaneous oscillating electric field of EM wave is along positive y axis. Then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along the which direction. ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ या कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारा जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम इसका यूनिट वेक्टर क्या रखेंगे, आई कैप रखेंगे। ये क्या है हमारा, ये वाई कैप है या वाई डायरेक्शन है, इसमें हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे हमारा क्या है जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सेस, और इस पे हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ वेव किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई इन वाई डायरेक्शन। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि ये जेड डायरेक्शन में ही होगा, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो ये होता है E क्रॉस B इज इक्वल टू C आना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि E क्या है, E किस डायरेक्शन में है, J कैप के डायरेक्शन में है, क्रॉस B किस डायरेक्शन में है, K कैप के डायरेक्शन में। ये क्या आना चाहिए, प्रोपगेशन ऑफ वेव आना चाहिए। तो I क्रॉस J क्या, J क्रॉस K क्या होता है हमारा, आई कैप होता है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो करेक्ट है। मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो प्लस जेड एक्सेस के अलोंग होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। हमारा प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा है कि हमारा एक प्रिज्म होगा इस तरह से जो कि हमारा 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ठीक, अगर हम बात करें इस तरह से तो ये हमारा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हमको क्या कर रहा है कि एक तरफ जो है इसका हमारा सिल्वर्ड है। ठीक है, एक तरफ से ये हमारा सिल्वर्ड कर दिया, तो इस तरह से हमारा एक प्रिज्म है जिसका कि एंगल प्रिज्म एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये एंगल जो हमारा ये 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब हमारा क्या कर रहा है कि वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टेड सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ए मिरर। ये हमारा मिरर की तरह इसको बना दिया, मिरर बना दिया। ठीक,
inward by silvering coating a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface face। इससे क्या कर रहा है, एक बीम जो है बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंटर कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल मान लो आई है। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो ये एंगल हो गया आई इंसिडेंट एंगल। ठीक, तो ये हमारा इसमें इंटर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मान लो। अब क्या कर रहा है, इंटर करने के बाद विल रिट्रेस इट पाथ, क्या कर रहा है उसके बाद वो हमारा पाथ को रिट्रेस कर देगा। तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इज, तो हमारा आई का वैल्यू निकालना। ठीक, तो अब देखो रिट्रेस कब करेगा, मिरर रिट्रेस कब करता है, जब उस पर जो है मिरर रिट्रेस कब करता है, जब उस पर परपेंडिकुलरली यहाँ से हमारा जाएगा। तो ये हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्ट आर हो गया एंगल। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल के लिए हमारा कितना एंगल होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, देखो तो ये 90 है। ठीक है, ये हमारा 30 है, तो ये 60 है और ये पूरा 90 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये आर इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, और आई हमको निकालना है कि आई का वैल्यू हमको क्या होगा, ये निकालना है। ठीक, तो इस सरफेस पे हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ठीक, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मान लेते हैं म्यू है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा। इसका मीडियम जो है आर है। ठीक, तो म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू होगा इधर का मीडियम का हमारा क्या एयर, यानी 1 इंटू साइन आई। ठीक है, तो ये हो गया साइन आई। तो यहाँ से हमको क्या आ गया, साइन आई इक्वल टू म्यू हमारा कितना दिया हुआ, म्यू इक्वल टू √2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया √2 इंटू हमारा साइन आर कितना हो गया, साइन आर कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो म्यू इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हमको, यहाँ से हमारा आ गया साइन आई इक्वल टू ये आ गया 1/√2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, आई इक्वल टू हमारा हो गया 45 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो आई का वैल्यू 45 डिग्री हो गया यहाँ से। ठीक, तो इंसिडेंट एंगल हमको पूछ रहा था, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन का अगर बात करें तो ऑप्शन कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो इमेज का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा और किधर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। तो हमें क्या दिया, एक मिरर है। ठीक है, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसका ये फोकस है। पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है 40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो पहले क्या है, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और इसका फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो f की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले केस में v निकाल लेंगे और फिर दूसरे केस में v निकाल लेंगे, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में हमारे u और f दिए हमें, तो v कैसे निकाल लेंगे हम, मिरर फार्मूला लगाएंगे, और मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/v क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे हम, तो 1/f माइनस 1/u। हमें f और u की वैल्यू पता है दोनों की, तो ये 1/-15 माइनस ऑफ ये 1/u, तो ये -40 आएगा इधर। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/40 प्लस हो जाएगा -1/50। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो 120, ये 3 और ये होगा 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया -5/120, यानी कि -1/24। ठीक है, ये होगी हमारी 1/v की वैल्यू। ठीक है, नहीं v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा v1। ठीक है, यानी हमारी इमेज क्या बन रही है, इससे 24 सेंटीमीटर कहीं पे मान लो यहाँ। ठीक है, वो इन्वर्ट करने की तो हम ये बना देते हैं, ये हमारा 24 सेंटीमीटर पहले जो इमेज बन रही है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा केस लेंगे। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, हमने अपना ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसका। ठीक है, तो अब जो u है वो होगी हमारी -20। ठीक है, तो u क्या है, u2 मान लेते हैं, u2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर
ठीक है, एफ में कोई चेंज नहीं आएगा, एफ उतनी ही रहेगी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से हम मिरर फार्मूला लगाएंगे और 1/v क्या था हमारा, 1/v जैसे हमने देखा था इसमें 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f माइनस 1/u, एफ की वैल्यू हमारी -15। ठीक है, माइनस u की वैल्यू -20, तो ये बन गया 1/20 माइनस 1/15। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 60, ये 3 -4, ये बना हमारा -1/60। ठीक है, और ये 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हुई -60 सेंटीमीटर, ये v2 है हमारा। यानी पहले हमारी क्या बन रही थी 24 पे, अब यहाँ की बन रही हमारी इमेज 60 पे। तो कितनी डिस्प्लेस हुई हमारा d, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, मान लो यहाँ d इज इक्वल टू 60 - 24, यानी कि 36 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुई, वो भी अवे फ्रॉम मिरर। पहले 24 पे थी, अभी 60 पे। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द। Again, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. ठीक है, when the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor is of inductance. तो बेसिकली हमसे कहा गया कि हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, जिसमें हमारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इतनी। ठीक है, तो अगर मेरा करंट उस इंडक्टर में इतना है 60 मिली एम्पेयर, तो मेरे को बताना है उस इंडक्टर में इंडक्टेंस कितनी है। ठीक है, तो मुझे पता है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है मेरी, वो होती है हाफ LI²। ठीक है, जो कि वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं देख सकता हूँ मुझे U जो कि मेरी एनर्जी है वो मुझे दी है एनर्जी स्टोर, जो कि हो जाएगी 25 मिली जूल, मतलब 25 × 10⁻³ ठीक है, इक्वल्स टू हाफ L जो कि मेरा निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि L आ जाएगा, I² जो कि हो जाएगा 60 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो मेरा 2 इधर चला गया, तो यहाँ से मेरे पास L इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 50 × 10⁻³ अपॉन 60 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया 13.89 हेनरी। ठीक है, तो यहाँ से अप्रॉक्स मेरा आंसर आ गया 13.89 हेनरी, जो इसका इस केस में सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो ऑप्शन में चलेंगे, जो आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल